जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोमोटिव ट्रेनर। आई होप कि आपने हमारे पार्ट 1 वीडियो में 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल की एनिमेशन वीडियो देखी होगी। तो हम अब इसकी डिटेल जाने के लिए हमारे सेकंड पार्ट में जाएंगे। सो लेट्स गो रीनेम द वीडियो। हमने इंजन देखा एक दफ़ा। इंजन देखने का हमारा मकसद ये था कि एक दफ़ा हम इंजन की ऑपरेटिंग चेक कर लेते कि इंजन को क्या चाहिए चलने के लिए, इंजन को क्या चाहिए। इंजन में एक धमाका होता है और धमाका होने के लिए उसको हवा चाहिए और फ्यूल चाहिए, दोनों का मिक्सचर बनता है और मिक्सचर बनने से हमें एक टार्क प्रोवाइड हो जाता है। उस धमाके से हमें एक टार्क प्रोवाइड हो जाता है। इस इंजन में पहले ये सिस्टम था कि एक कार्बोरेटर लगाया गया था फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। अब वो जो कार्बोरेटर लगाया गया था वो फ्यूल की मिकदार प्रॉपर नहीं दे पा रहा था, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया गया। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने के लिए इसमें एक इंजेक्टर लगाया गया ताकि इंजेक्टर से फ्यूल प्रोवाइड किया जा सके। अब उस इंजेक्टर से फ्यूल कितना प्रोवाइड करना है उसके लिए फिर सारे सेंसर्स लगाए गए और साथ में एक कंट्रोल मॉड्यूल लगाया गया। अब ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 1969 में मार्केट में आ गया था, दुनिया में ये लॉन्च हो गया था 1969 में। और ये तकरीबन कोई इस वक्त कोई 40-50 साल पुराना सिस्टम पढ़ने लगे हैं या उसको थोड़ा सा हम देखने लगे हैं। पढ़ते तो हम सारे ही हैं, पढ़ते भी हैं और लेक्चर भी लेते हैं और उस पर प्रैक्टिकल भी करते हैं, मगर असल मसला है कि कन्फ्यूजन दूर करना, कि हमें पता लग सके कि इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ऑपरेट होती हैं। हम पढ़ भी लेते हैं, उसका हम पेपर भी दे लेते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम बेसिक्स को प्रॉपर समझ नहीं पाए। हमने लेक्चर भी ले लिया, हमने पेपर भी दे दिया, हमने हर तरह से उसको क्लियर कर लिया, मगर प्रॉब्लम आ जाती है कन्फ्यूजन की कि हमने कन्फ्यूजन दूर नहीं की। उस वजह से क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, आपके तो बाहर इधर बहुत बड़ी मार्केट है और ये सारे माशाल्लाह मेरे कस्टमर ही हैं, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने करना क्या है। उसमें दो वजूहत होती हैं, एक तो प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता और दूसरा ये होता है कि आपकी कन्फ्यूजन भी प्रॉपर दूर नहीं हो पाती, आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज ज़रूर होते हैं। तो हमने आज थोड़ा सा बेसिक्स EFI पे ये कन्फ्यूजन दूर करनी है और इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस आपने बिला झिझक करने हैं और जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आए इस बारे में आपने वो कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं उस पर ना आपको प्रॉपर कोई गाइडलाइन दे सकूँ और आपको मुतमिन कर सकूँ इस बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं EFI सिस्टम पे। EFI सिस्टम का हमने जाना कि ये 69 में आ गया था। तो बेसिक सिस्टम में ये था कि अब ये जो इंजेक्टर हमने जहाँ से फ्यूल प्रोवाइड करना है, फ्यूल की रेशो होती है 14.7 निस्बत 1 के, यानी 14.7 हवा जाएगी और साथ में 1% फ्यूल जाएगा। अब इस रेशो पे अगर प्रॉपर धमाका होगा तो हमें टार्क भी प्रॉपर मिलेगा और हमारी गाड़ी की एवरेज भी अच्छी आएगी। तो इस सारे सिस्टम के लिए EFI सिस्टम बनाया गया जिसमें यह किया गया कि कुछ इनपुट्स दी गई कि ECU के सेंसर के थ्रू इनपुट्स दे दी गई कि कुछ सेंसर लगा दिए गए मुख्तलिफ जगह पे। जैसे हमने इंजन देखा कि हवा को मापने के लिए एक सेंसर लगा दिया गया कि हवा कितनी अंदर जा रही है। उसके बाद थ्रॉटल कितनी खुल रही है उसको जांचने के लिए एक सेंसर लगा दिया गया। उसके बाद केम की पोजीशन क्या है उसको जानने के लिए एक सेंसर लगा दिया गया। उसके बाद क्रैंक की पोजीशन जानने के लिए एक सेंसर लगा दिया गया। यानी हमारा ये जो सिस्टम है ना सारा इंजन पे ही मुनहसर है कि इंजन से ही हमने इनपुट्स ली और इंजन से ही आगे हमने ऑपरेटिंग करवानी है। तो इंजन में सेंसर्स ने क्या किया, मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया कि हवा कितनी है, थ्रॉटल कितनी खुल गई है, केम सेंसर की पोजीशन क्या है, क्रैंक की इस वक्त पोजीशन क्या है, और ये सारी चीज़ें चेक करके उसने एक मॉड्यूल को बता दी जिसको हम ECM कहते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं कि ECM को उसने बता दी। और ECM ने आगे
एक्चुएटर्स को बता दी। तो एक्चुएटर्स में हमारा सबसे मेन जो एक्चुएटर है वो हमारा इंजेक्टर ही है कि इंजेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद जो इग्निशन कॉइल है उसने फायर करवा दिया। तो बेसिक्स ये चीज़ें हैं। तो ईसीएम ने इनपुट्स ली और आउटपुट्स दे दी। इस तरह से हमारा कुछ सिस्टम होता है कि एक सेंट्रल मॉड्यूल होता है हमारा जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें जितने जो सेंसर्स हैं हमारे, मतलब हवा का टेम्परेचर है, उसमें पानी का टेम्परेचर है, और हवा की निस्बत है कि हवा कितनी अंदर जा रही है, उसका प्रेशर कितना है। इसके अलावा केएम की पोजीशन, क्रैंक की पोजीशन, ये सारी चीज़ें इंजन ईसीयू ने ले ली। उसने कंफर्मेशन कर ली कि इस वक्त पोजीशन क्या है सब चीज़ों की। उसके बाद ईसीयू ने ये फैसला करना है कि अब मैंने फ्यूल कितना देना है और मैंने किस परसेंट से फ्यूल दे के उसको 14.7 की निस्बत 1, अगर आपकी हवा 14.7 है तो उसकी निस्बत 1 पे मैंने कितने परसेंट फ्यूल देना है और कितने टाइम के लिए मैंने खोलना है, उसकी टाइम कैलकुलेशन को कंफर्म करना है। और इसके अलावा ईसीयू ने बाकी चीज़ों को चलाना है। उसमें बहुत सारे एक्चुएटर्स हैं जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि उनको ऑपरेट साथ में करवाना है, जैसे आइडल कंट्रोल को ऑपरेट करवाना है, ईजर वाल है और चीज़ें हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये होता है कि इसने ईसीएम ने सारे सेंसर्स का एक डाटा लिया। अब ये जो डाटा होता है ये तकरीबन एनालॉग इनपुट्स में होता है कि एनालॉग हम कहते हैं कि एक ऐसी वेव होती है, जैसे अभी आपने वो एसी और डीसी पढ़ा है और उसमें आपने वेव भी देखी होगी कि उसमें वो डायरेक्ट वेव नहीं होती, कम या ज़्यादा होती है। इस तरह की ये वेव होती है एनालॉग वेव, और वो कम वोल्टेज पे चलती है। उस शक्ल में इसने डाटा ले लिए हैं। और कुछ डाटा ऐसा होता है जो डिजिटली शक्ल में लेते हैं, जिसे हम ट्रेन पल्स कहते हैं। तो ट्रेन पल्स में और एनालॉग पल्स में दोनों चीज़ों को उसने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद ईसीयू ने एक अपना, उसके अंदर एक डाटा है, अपना एक फैक्ट्री डाटा है जिसके साथ उसने कंपैरिजन करना है। जो हमारे करंट यूज आ गए हैं, जो हमारे इस वक्त सेंसर्स ने बता दिया है उसको, और जो फैक्ट्री डाटा है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसने उसी तरीके से उसके जो सिस्टम्स है उनको कन्वर्ट कर देना है, वोल्टेज में, डिजिटल में कर देना है या दूसरी शक्ल में कर देना है, वो कन्वर्ट करके आगे एक्चुएटर्स को चला देना है। ये जो हमारा ईसीयू है तकरीबन इस तरह का होता है। इसमें बहुत सारे आईसीज लगे होते हैं, इसमें ईप्रोम लगी है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे हैं, कन्वर्टर्स लगे हैं, एमसीयू लगा हुआ है, जो सारा प्रोसेस ये करता है। इसके बाद ये होता है कि सेंसर्स का इनपुट लेके और एक्चुएटर को आउटपुट दे के, उसके बाद अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम में कोई मसला आ गया है, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या डिस्कनेक्ट हो गया है, उसकी डिस्कनेक्शन है, प्रॉब्लम है, जो भी मसला है उसकी कंफर्मेशन करके उसने एक लाइट ऑन कर देनी है, जिसे हम चेक लाइट कहते हैं, कि यानी माल फंक्शन लाइट उसने ऑन कर देनी है। और उस माल फंक्शन लाइट को फिर हमने चेक करना है। चेक करने के लिए उन्होंने एक डाटा लिंक कनेक्टर लगा दिया गया है, डाटा लिंक कनेक्टर लगाया है। और ये जो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हम इसे कहते हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक तकरीबन 1971 में आ गई थी। 1971 में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक आ गई थी, और उसमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक में सबसे पहले थी OBD1। OBD1 में मुख्तलिफ कनेक्टर से हर ब्रांड ने अपना कनेक्टर बनाया हुआ था, और उस कनेक्टर पे ही इंटरफेस के साथ हम उसको चेक करते थे। उसके बाद 2000 में इसमें थोड़ा सा इंटरनेशनली एक मुआहदा हो गया कि 2000 के बाद ये जो आप डाटा लिंक कनेक्टर देख रहे हैं 16 पिन वाला, ये आ गया। उसके बाद कि हमने जो डायग्नोज करना है, जो भी करना है, वो हमने इसके साथ करना है। अब ये गाड़ी में डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है, इसकी थोड़ा सा लोकेशन का फ़र्क होता है। कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग के राइट साइड पे होता है, कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे होता है, कुछ गाड़ियों में पैसेंजर साइड पे होता है। तो इस तरह से इस कनेक्टर की लोकेशन मुख्तलिफ होती है।
इस कनेक्टर पे हमने एक स्कैनर लगाना होता है, जिससे हमने ECU में एंटर हो जाना है, और ECU में एंटर होके हमने सिस्टम को चेक कर लेना है कि सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस तरह का ये कनेक्टर होता है, और इसमें 16 पिनें होती हैं। आपकी 4 नंबर और 5 नंबर पिन ये तो कंफर्म आपकी ग्राउंड होगी। उसके बाद आपकी 16 नंबर पिन जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। बाकी जो आपकी वायर्स होंगी वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड होगी कि जिसने ये गाड़ी बनाई है उस पर ये डिपेंड होगी कि उसने ये गाड़ी में कौन कौन सी वायर लगाई है, कील लाइन लगाई है, कैनवस लगाई है, क्या सिस्टम लगाया है उसमें। इस कनेक्टर के थ्रू हम फिर ये मल्टी स्कैनर्स होते हैं, इसको हम लगाते हैं। मल्टी स्कैनर को लगा के तो फिर हम सिस्टम में डायग्नोज करते हैं कि इस वक्त कौन सा सेंसर है प्रॉब्लम कर गया है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया है या वो ख़राब हो गया है। उसके बाद हम उसके लाइव व्यूज़ लेते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर क्या है, इस वक्त इसका प्रेशर क्या है, इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम इससे कंफर्म कर लेते हैं। अब ये जो मैंने आपको स्कैनर्स दिखाए हैं ये मार्केट में मल्टी स्कैनर्स आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। ये आप कुछ लोगोज देख रहे हैं, इसको हम कार ब्रांड्स कहते हैं कि इन ब्रांड्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन ब्रांड्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसी ब्रांड की वजह से आप गाड़ी को डायग्नोज कर सकेंगे। अगर आप इस लोगोज को समझ जाएंगे, जैसे आपके सामने टोयोटा लिखा हुआ है तो मोस्टली स्कैनर्स में टोयोटा नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लोगो ही लगा होगा। तो लोगों से आपको पहचान हो जाएगी कि ये टोयोटा है, मैंने जो गाड़ी डायग्नोज करनी है वो टोयोटा है, होंडा है, मित्सुबिशी है, सुजुकी है, कौन सी है। तो इन लोगोज को आपको पहचान और इनको सीखना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि मैंने गाड़ी कौन सी डायग्नोज करनी है।